प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय अपने काल में विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसे 5वीं सदी में स्थापित किया था। गुप्त काल के बाद भी सभी शासकों ने इसके निर्माण व प्रबंधन में योगदान दिया। 7वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर जब ह्वेनसांग भारत आया, उस समय इस विश्वविद्यालय में 10,000 भारतीय व विदेशी छात्र तथा 1,500 अध्यापक अध्यापन का कार्य करवाते थे। उस समय नालंदा विश्व का सबसे बड़ा स्कूल था, जहां से छात्र स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा बिहार प्रांत में पटना से 50 मील दक्षिण ओर स्थित है। नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। कालांतर में अशोक महान ने वहां एक विशाल विहार का निर्माण कराया। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया। 5वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हो चुकी थी। समय समय पर गुप्त सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। इस समय से नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति बढ़ने लगी। इसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य आदि अनेक गुप्त राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान कर यहाँ बहुत सी इमारतें बनवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के खर्च के लिए बहुत सा धन दिया। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? हीनयान बौद्ध धर्म के व अन्य सभी धर्मों के विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। आज के समय में नालंदा महाविहार बिहार राज्य की राजधानी पटना से 89 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राजगीर गांव के 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। वर्तमान में इसका ढांचा उपलब्ध नहीं है। इस महान शिक्षालय के भग्नावशेष इसकी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं। नालंदा संस्कृत शब्द नालम प्लस दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। यहाँ कमल का अर्थ प्रकाश अथवा ज्ञान से है। बौद्ध महाविहार की स्थापना के बाद इसे नालंदा महाविहार के नाम से जाना गया। कई सदियों तक यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। माना जाता है कि नालंदा में इतनी पुस्तकों का संग्रह था कि एक विद्यार्थी अपने जवनकाल में उसे गिन नहीं पाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग न सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय आए, उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया तथा इसके पश्चात उसने अध्यापन का कार्य भी करवाया। इस महान शिक्षा के मंदिर के विध्वंस की दास्तां भी जुड़ी हुई हैं। बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार को जलाकर समाप्त कर दिया था। विश्वविद्यालय भवन नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे तथा आधे मील चौड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र एक विशाल और सुदृढ़ चहारदीवारी से घिरा हुआ था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। इन विहारों में कुछ तो काफी बड़े और भव्य थे, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक था। यहाँ का सबसे बड़ा विवाह 203 फीट लंबा तथा 164 फीट चौड़ा था। इसके कक्ष 9.5 फीट से 12 फीट लंबे थे। यहाँ अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते थे। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कुओं का निर्माण किया गया था। इसमें 6 से 6 मंजिल की इमारतों बनी हुई थी। इनकी ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को छूती थीं। विश्वविद्यालय के प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़े कठोर नियम थे। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था।
यह परीक्षा द्वार पंडित द्वारा ली जाती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार प्रवेश द्वार पर 8 से 10 विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाया करते थे और केवल 1 या 2 सफल हो पाते थे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बाहर आने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान एवं विद्वता का सर्वत्र आदर होता था। इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, इसलिए देश तथा विदेश से आए हुए विद्यार्थियों की भीड़ सी लग जाती थी। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, बर्मा आदि अनेक देशों के विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्याध्ययन करते थे। प्रबंध एवं प्रशासन यहाँ का प्रबंध तथा प्रशासन आदर्श ढंग का था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा अध्यापकों की संख्या 1,510 थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण, हेतु विद्या, न्याय तथा अभिधम्म कोश का ज्ञान आवश्यक था। 1010 अध्यापक सूत्र निकायों में दक्ष थे तथा शेष 500 अध्यापक अन्य विषयों में दक्ष थे। ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। शीलभद्र के पहले धर्मपाल यहाँ का कुलपति था। कुलपति को परामर्श देने के लिए 2 समितियां होती थी। पहली समिति शिक्षा संबंधी कार्यों में कुलपति को परामर्श देती थी तथा दूसरी समिति प्रशासनिक कार्यों में कुलपति को परामर्श दिया करती थी। यहाँ के शिक्षक भी अपने ज्ञान एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हुए 200 गांवों की आय थी। इन गांवों की आय से यहाँ के भिक्षुओं व विद्यार्थियों का पोषण होता था। इसके अतिरिक्त इन गांवों के निवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध यहाँ भेजा करते थे। साथ ही प्रति मास तेल, घी और अन्य खाद्य पदार्थ भी निश्चित मात्रा में दिए जाते थे। पाठ्यक्रम नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा विज्ञान, यंत्रशास्त्र, योग, शिल्प, रसायन आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मज्ञ नामक एक विशाल पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का विशाल संग्रह था। यह पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था: रत्नसार, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक। ह्वेनसांग के अनुसार इस पुस्तकालय में जिज्ञासु तथा अध्ययनशील विद्यार्थियों की प्रायः भीड़ रहा करती थी। अनुशासन, यहाँ अनुशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। विश्वविद्यालय का अनुशासन बहुत कठोर था तथा नियम भंग करने वालों को खूब डांटा फटकारा जाता था और घोर अपराध करने वालों को निष्कासित कर दिया जाता था। विद्यार्थियों को स्नान, अध्ययन, भोजन, शयन आदि का समय निश्चित होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 व्याख्यान होते थे। यहाँ के अध्यापक अपने ज्ञान और पांडित्य के लिए विख्यात थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, दिडनाग, ज्ञानचंद्र आदि यहाँ के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य थे। यहाँ के आचार्यों का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी आदर सम्मान था। विदेशी विद्वान ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के अतिरिक्त यहाँ अनेक विदेशी विद्वान नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। इत्सिंग ने यहाँ लगभग 400 ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनके श्लोकों की संख्या 5 लाख थी। श्रमण हिएनचिन 7वीं शताब्दी में नालंदा आया और 3 वर्ष तक यही रहा। चेहाम नामक एक अन्य चीनी भिक्षु 7वीं शताब्दी में नालंदा आया और 8 वर्ष तक यही अध्ययन करता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? Who destroyed नालंदा यूनिवर्सिटी? हिस्ट्री इंफॉर्मेशन। इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक व प्रचारक तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1203 में दिल्ली का शासक बना। उसने अपने राजनीतिक रुतबे को बढ़ाने तथा गैर मुस्लिम शिक्षा संस्कृति को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार पर आक्रमण किया।
उस समय बिहार के दो मुख्य विश्वविद्यालय जिनकी संपूर्ण विश्व में तूती बोलती थी, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की इस घटना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किताबों का इतना भंडार था कि इस आगजनी के 3 माह बाद भी किताबें सुलग सुलग कर जलती रही। खिलजी यही नहीं रुका, यहाँ अध्यापन करवाने वाले हजारों बौद्ध भिक्षुओं का भी नरसंहार करवा दिया था। इस विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे इतिहासकार एक हास्यास्पद प्रसंग बताते हैं, जिनके अनुसार खिलजी एक बार इतना बीमार पड़ गया था कि अब उनके जीने की ज्यादा आस नहीं थी।